बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 जो है उसके रजिस्टर्स वाला टॉपिक पढ़ लिया था। तो आज हमने रजिस्टर से अगला टॉपिक पढ़ के ये चैप्टर कंप्लीट करना है और कल फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बुक शेयर कर दूँगा आपके साथ। ये जनाब रजिस्टर्स वाला टॉपिक हमारा हो गया था। जनरल पर्पस रजिस्टर्स तक मेरा ख्याल है एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर आज हमने पढ़ना है ना। एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर। अच्छा, यहाँ पर सेगमेंट भी एड्रेस को ही कहते हैं। ऐसे रजिस्टर्स जो कि एड्रेस सेव करते हैं सिर्फ और उनका कोई काम नहीं है। ऐसे रजिस्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस होल्ड करते हैं, एड्रेस स्टोर करते हैं, उन्हें हम एड्रेस रजिस्टर्स या सेगमेंट रजिस्टर्स कहते हैं। एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर्स की हमारे पास चार टाइप्स हैं: सी एस, डी एस, ई एस और एस एस। सी एस की फुल फॉर्म होती है कोड सेगमेंट। ये ऐसा रजिस्टर है जो कि प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम से मुराद वो जो हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं लिखते थे, ये वही प्रोग्राम है। यानी जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होने वाली एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होने वाली, प्रोग्राम के अंदर रिटर्न एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, यानी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूटेबल होती हैं। अब आपको सी लैंग्वेज याद होगी, उसमें सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेबल होती हैं सिवाय कमेंट्स के, क्योंकि हम जो कमेंट्स लिखते हैं वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होते। उसके अलावा हर चीज़ हर इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूटेबल होती है। तो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस का जो एड्रेस होता है वो सी एस रजिस्टर यानी कोड सेगमेंट के पास पड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाटा सेगमेंट। डाटा सेगमेंट ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर प्रोग्राम के अंदर यूज होने वाले वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर होता है। डिफॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल, जिसके अंदर प्रोग्राम के अंदर यूज होने वाले वेरिएबल्स का एड्रेस सेव होता है। फिर आता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट का भी वही काम है जो डीएस का है, लेकिन ये एडिशनल लोकेशन है। यानी अगर डीएस फुल हो जाता है, डीएस के अंदर जगह नहीं बचती, तो फिर ईएस इस्तेमाल किया जाएगा मेमोरी वेरिएबल्स के लिए। और लास्ट पे आता है एसएस स्टैक सेगमेंट। इसके अंदर स्टैक जो होता है, स्टैक का एड्रेस सेव होता है। और बड़ी अहम बात यहाँ पर यह है, ईच हैज 2 बाइट। ये चारों जो रजिस्टर्स हमने पढ़े हैं, सी एस, डी एस, ई एस और एस एस, ये चारों के चारों दो दो बाइट्स के यानी 16 बिट्स के रजिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कंप्यूटर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जी? पहला ऑपरेशन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, अच्छा ये अनइम्पोर्टेंट है, बहरहाल फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि करना तो है ना। तो सबसे एक ऑपरेशन जो सबसे पहला कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। अच्छा, यहाँ पर ना अपने जेन में प्रोग्रामिंग लेकर आए, जरा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लेकर आए। सी लैंग्वेज के अंदर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसके अंदर जब हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वेरिएबल्स के अंदर हम डाटा ट्रांसफर ही कर रहे होते हैं ना। एक वैल्यू किसी वेरिएबल में डाल रहे हैं, फिर कैलकुलेशन करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वैल्यू, इसे कहते हैं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो कंप्यूटर एक काम ये करता है कि वो डाटा ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा काम कंप्यूटर अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तीसरा काम कंप्यूटर करता है आईओ ऑपरेशन, जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। जैसे प्रोग्राम के अंदर हम प्रिंट एफ स्कैन एफ यूज करते थे, तो वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस थी? इनपुट आउटपुट की। तो उनको फॉलो करते हुए कंप्यूटर ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल ट्रांसफर, वो याद है हमने गो टू स्टेटमेंट पढ़ी थी। गो टू स्टेटमेंट हमने पढ़ा था ना, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है। तो अपने कंट्रोल को प्रोग्राम के एक हिस्से से किसी दूसरे हिस्से में ट्रांसफर करना कंट्रोल ट्रांसफर कहलाता है। और अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पे बड़ा ही है, मैं एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू है कि अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें, चूंकि यहाँ पर उसने असेंबली लैंग्वेज का जिक्र किया हुआ है, तो मैं आपको एग्जांपल सी लैंग्वेज से दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आसान वर्डिंग में। तो असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो असेंबली लैंग्वेज में गो टू स्टेटमेंट नहीं बल्कि जंप या जंप जी स्टैंड्स फॉर जंप इफ जीरो, ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। ये निमोनिक है असेंबली लैंग्वेज का। तो असेंबली लैंग्वेज में जब हमने एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कंट्रोल को एक इंस्ट्रक्शन से दूसरी इंस्ट्रक्शन पे ट्रांसफर करना हो, तब हम जंप या जंप जी की इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हैं। ये निमोनिक एक्चुअली। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट, ये ऊपर हमने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, ये सारी की सारी एक प्रोग्राम के अंदर लिखी होती हैं। आपको पता है कि गो टू स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट फंक्शंस, और फिर जो वेरिएबल्स हम लिखते थे, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, ये सारे के सारे एक ही प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। तो जब ये इंस्ट्रक्शन सारी एक ही प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन इंस्ट्रक्शन को कहते हैं इंस्ट्रक्शन का सेट। यानी वो इंस्ट्रक्शन सेट है हमारे कंप्यूटर के लिए, जिसको फॉलो करते हुए हमारा कंप्यूटर काम करता है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट।
यहाँ पर उसने जिक्र किया है असेंबली लैंग्वेज का, इसलिए मैं आपको असेंबली लैंग्वेज के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसने जिक्र ही असेंबली लैंग्वेज का किया हुआ है। वो कहता है कि जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमसे मुराद प्रोग्रामर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखता है, तो वो जब इंस्ट्रक्शन देता है तो इंस्ट्रक्शन लिखने का ये फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट ये है कि पहले लिखा जाता है ओप कोड, जो कि 4 बिट साइज होता है उसका, फिर लिखता है एक ऑपरेंड, फिर दूसरा ऑपरेंड लिखता है। जो प्रोग्रामर होता है असेंबली लैंग्वेज में इस तरह से लिखता है। ओप कोड का साइज होता है 4 बिट्स, ओप कोड 4 बिट्स की जगह लेता है, ऑपरेंड 6 बिट्स की जगह लेता है, दूसरा ऑपरेंड भी 6 बिट्स की जगह लेता है। अच्छा, ये मैं आपको जरा समझा दूं। देखो, सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में ए प्लस बी, सिंपल। ए और बी यहाँ पर क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और प्लस यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर है, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज में ऑप कोड कहते हैं। ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ये ऑप कोड पहले आता है, ऑप कोड पहले आता है। देखो, ऑपरेटर क्या बताता है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। तो असेंबली लैंग्वेज में ऑपरेटर नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है। लाइक एडिशन करनी है तो हमें प्लस नहीं लिखते, हम ऐड लिखते हैं, इस तरह से ए डबल डी। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में तो ऐड लिखने के बाद आगे ऑपरेंड 1 और फिर ऑपरेंड 2 लिखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तो टोटल साइज कितना होगा कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन का, तो वो है 16 बिट्स, यानी जिसे हम 16 बिट से मुराद है 2 बाइट्स, यानी 2 बाइट कह सकते हैं। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारे पास 4 तरह के होते हैं, 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस। क्योंकि 0 भी बीच में है, 0 1 2 3, तो टोटल 4 बनते हैं। तो 0 एड्रेस के अंदर कोई एड्रेस नहीं हम बताते, और याद रखना बड़ी अहम बात है, मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ। 0 एड्रेस के अंदर जब हम कोई एड्रेस नहीं बताते तो इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं तो सेव होती है ना, इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं सेव होती है। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ पर सेव होती है, या डाटा कहाँ सेव होता है इस इंस्ट्रक्शन का, वो स्टोर होता है स्टैक के अंदर। तो स्टैक के अंदर जब इंस्ट्रक्शन देनी होता है वो हम एड्रेस नहीं बताते। जी बिल्कुल, ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट असेंबली लैंग्वेज का है। ये बात उसने बुक में कहीं पे नहीं लिखी हुई कि असेंबली लैंग्वेज की बात हो रही है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये असेंबली लैंग्वेज का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। अगर हाई लेवल का होता तो उसमें दरमियान में ऑप कोड आता है और ऑपरेंड लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आता है, जैसे मैंने आपको ये यहाँ पर लिख के बताया। लेकिन ये जो उसने बताया हुआ फॉर्मेट ये असेंबली लैंग्वेज का है। आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाके असेंबली लैंग्वेज पढ़ोगे, हमने भी पढ़ी है, इसलिए मुझे पता है कि ये असेंबली लैंग्वेज का फॉर्मेट है। अच्छा जी, ये ऐड मल, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, ये बता रहा है कि 0 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर हम इन इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। और अभी मैंने क्या बताया कि 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम जब यूज करते हैं तो हमारी इंस्ट्रक्शन या डाटा कहाँ सेव होता है, स्टैक के अंदर। तो स्टैक के अंदर इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करने के लिए, डालने के लिए, अब स्टैक क्या होता है मैंने पढ़ाया हुआ है हफ्ते को। ठीक है, अब स्टैक के अंदर इंस्ट्रक्शन डालने के लिए हम जो असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक यूज करते हैं वो है पुश, और स्टैक से निकालने के लिए जो यूज करते हैं वो है पॉप, पीओपी, पॉप। ठीक है, पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ये पूछ सकता है आपसे। जी बिल्कुल, ये हम सारा टॉपिक असेंबली लैंग्वेज के हवाले से ही पढ़ रहे हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ रहे हैं ना, हम 0 एड्रेस 1 2 3 4 3 तक, सॉरी, तो ये हम असेंबली लैंग्वेज का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो पुश है, पुश इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है स्टैक के अंदर इंस्ट्रक्शन डालने के लिए, कोई डाटा डालने के लिए, और वहां से निकालने के लिए पॉप इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसने यहाँ लिखा नहीं हुआ, बहरहाल मैंने आपको बता दिया। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर हम एक एड्रेस देते हैं, 2 एड्रेस के अंदर हम 2 एड्रेसेस दे रहे होते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। ये अंडरलाइन कर लो, वो पूछ सकता है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कौन सी है, तो वो है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, और ये कमर्शियल कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और ऐसे इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज में हम देते हैं मूव, ऐड, सीएमपी और बीआईएस। ठीक है, समझ आती है यहाँ तक। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर हम 3 एड्रेसेस देते हैं उसको, और उसके अंदर हमारे पास 3 एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं। और इसके अंदर एक और बड़ी अहम बात आपने याद रखनी है कि वो आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जो या तो प्रोसेसर रजिस्टर, मतलब रजिस्टर का इस्तेमाल करता है इंस्ट्रक्शन को सेव करने के लिए, या फिर मेमोरी ऑपरेंड, यानी यहाँ मेमोरी ऑपरेंड से मुराद वेरिएबल को कहते हैं। लिखो, मेमोरी ऑपरेंड से क्या मुराद है, वेरिएबल। ठीक है, तो कहते हैं या तो वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करता है या सीपीयू के रजिस्टर के अंदर स्टोर करता है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जो है, ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाता है।
अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स आपको लिखवा देता हूँ, उसने लिखी नहीं हुई तो आप बाहर लिख लो। हाँ जी, वेरिएबल से मुराद मेमोरी ऑपरेंड है यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज के अंदर। वेरिएबल को वेरिएबल नहीं बल्कि मेमोरी ऑपरेंड कहते हैं। अच्छा, मैं कुछ फुल फॉर्म्स लिखवा रहा हूँ आपको। ये ऐड का तो मतलब आपको पता है एडिशन है, मल का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये निमोनिक्स हैं असेंबली लैंग्वेज के, ठीक है। चलो मैं फुल फॉर्म्स टाइप कर देता हूँ। मूव जो निमोनिक है, मूव उसका मतलब होता है MOVE, उसका मतलब मूव ही है लेकिन स्पेलिंग MOVE होते हैं। बहरहाल ऐड जो है वो इस्तेमाल, उसका मतलब है एडिशन। सब इस्तेमाल होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। CMP का मतलब है कंपेयर, ठीक है। और BIS का मतलब है बिट सेट, ये बुक में लिखा हुआ है, फुल फॉर्म नहीं लिखी लेकिन BIS CMP वगैरह लिखा हुआ बुक में। और फिर MUL इस्तेमाल होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और DIV इस्तेमाल होता है डिवीजन के लिए। जंप Z का मतलब है जंप इफ जीरो, ठीक है। एक होता है JNZ बुक में लिखा हुआ लिख लो, इसका मतलब होता है जंप इफ नॉट जीरो, ये भी लिखो JNZ, जंप इफ नॉट जीरो। एक सिंपल जंप होता है उसका मतलब जंप ही है, ठीक है, लिखा हुआ बुक में। तो बहरहाल ये मैंने आपको निमोनिक्स कुछ बताए हैं जो कि बुक में लिखे हैं, कुछ बुक में नहीं भी थे लेकिन वो भी मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ BIS लिखा है तो मैंने बताया बिट सेट है, ये CMP कंपेयर की इंस्ट्रक्शन होती है। जैसे वो सी लैंग्वेज के अंदर हम जब वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो डबल इक्वल लगाते हैं ना, कंडीशन लगाते हैं इफ, तो यहाँ पर हम CMP लिखते हैं कंपेयर असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से हम लगाते हैं ना कि इफ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर a की वैल्यू 0 है तो फिर ये काम करो, तो हम कहते हैं इफ a इज इक्वल टू 0, तो असेंबली लैंग्वेज में हम लिखते हैं जंप इफ 0, ठीक है। और अगर नॉट 0 तो हम कहते हैं जंप इफ नॉट 0। और सी लैंग्वेज के अंदर जहाँ पे अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के तौर पे जहाँ पे गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर वहां पे इस्तेमाल होता है जंप, सिर्फ जंप, बस जंप लिख के आगे लिख देते हैं कहाँ पे जंप करना है, तो कोई कंडीशन नहीं होती उसमें, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि असेंबली लैंग्वेज में अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की इंस्ट्रक्शन कौन सी है, वो है जंप, सिंपल जंप। कंपैरिजन के लिए CMP इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, इसको मशीन साइकिल भी कहते हैं, लिखो मशीन साइकिल। फेच का मतलब आपको पता है गेट करना, रिट्रीव करना, हासिल करना। डिकोड का मतलब पता है आपको 0 1 में कन्वर्ट करना, और एग्जीक्यूट का मतलब आपको पता है प्रोसेस करना। और ये मशीन का एक साइकिल है, मतलब हमारा कंप्यूटर जो है वो यही काम करता रहता है हर बार इंस्ट्रक्शन के लिए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करता है PC रजिस्टर से, याद है आपको, किसी को याद है PC रजिस्टर, IR रजिस्टर। मशीन साइकिल कहते हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को, इसको, इसका दूसरा नाम है मशीन साइकिल, इसका दूसरा नाम है मशीन साइकिल इस टॉपिक का। अच्छा, किसी को याद है PC, IR, MAR, MBR, ये 4 रजिस्टर्स हमने पढ़ा था। अब और से सुनना जरा, हमने पढ़ा था कि PC के अंदर जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस होता है, और IR के अंदर नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन सेव होती है, ठीक है। MAR के अंदर जो इस वक्त इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसका एड्रेस होता है, और MBR के पास जो इस वक्त इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो सेव होती है। तो जब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फेच करता है हमारा CPU, तो वो किससे फेच करता है, वो PC से रजिस्टर उठाता, सॉरी PC से एड्रेस उठाता है इंस्ट्रक्शन का और MAR के अंदर डाल देता है। क्यों? क्योंकि PC से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाई और अब वो नेक्स्ट नहीं रही बल्कि अब वो इंस्ट्रक्शन बन गई है जिस जो एग्जीक्यूट होनी है, वो इंस्ट्रक्शन डाल देता है MAR के अंदर, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उसने डाल दिया MAR के अंदर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किससे उठाता है, वो IR से, और वो इंस्ट्रक्शन किस में डाल देता है फिर MBR के अंदर डाल देता है। ये बात उसने यहाँ पर लिखी हुई है। तो CPU कैसे फेच करता है, PC से निकाल के एड्रेस डाल देता है MAR के पास, और IR से निकाल कर MBR के पास डाल देता है इंस्ट्रक्शन, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, और डिकोड कौन करता है, CU करता है, ये हमने पढ़ा था इस चैप्टर के शुरू में। CU इंस्ट्रक्शंस को 0 1 में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके। उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है उसकी, उसके बाद उसको सेव कर लेता है, फिर नई इंस्ट्रक्शन आती है, फिर फेच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर स्टोर करता है, फिर फेच डिकोड एग्जीक्यूट स्टोर। ये एक साइकिल है जो कि चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है जब तक इंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होती।
तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का टॉपिक है, वो पढ़ा हुआ अपने चक्रवाल में, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ तो कोई सवाल है तो कर लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। समझ आ गई तो बताओ जी। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ये डेफिनेशन लिखी है, इसको पढ़ना है आपने। बड़ी अहम है, ई कैट के वाले से। ओएस इज ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म होती है ओएस। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहली बात तो याद रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये हमारे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है, चलाता है। ओएस इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट इन व्हिच अदर प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे कंप्यूटर को भी चलाता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर लगे हुए हार्डवेयर को भी चलाता है, और ये हमें अलाउ करता है कि बाकी सॉफ्टवेयर भी हम अपने कंप्यूटर पे चला सकें। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसकी वजह से हमें इंटरफेस मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे काम करवा रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास जो है ना वो इंटरफेसेस के हवाले से दो कैटेगरीज हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI। इसके बारे में आपको पता है, मैं आपको इनकी ज़रा कैटेगरीज समझा दूं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की कैटेगरी की एग्जांपल्स में विंडोज़ आती है, मैकिनटोश आता है, हमारे मोबाइल फ़ोन का एंड्रॉयड आता है, इस तरह से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, युबंटू आता है। आप गूगल पे भी कर सकते हैं, ये मशहूर जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। एप्पल के फ़ोन्स में यूज़ होने वाला यानी आईफोन के अंदर यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम iOS भी आता है। अगर हम CLI की बात करें, कमांड लाइन इंटरफेस की, उसका डोज आता है उसमें, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो उसने लिखा हुआ है यहाँ पे। मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, हमारे कंप्यूटर के साथ लगे हुए जितने हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क है, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे वो स्कैनर है, चाहे वो माउस है, चाहे वो कीबोर्ड है, चाहे वो डिजिटल कैमरा है, चाहे वो USB है, चाहे वो मेमोरी कार्ड है, चाहे वो कार्ड रीडर है, चाहे मोबाइल फ़ोन हमने अटैच किया हुआ है, चाहे हमने उसके साथ कोई LED अटैच की हुई है, जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, उनको कंट्रोल और मैनेज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। काम सारे हमारा कंप्यूटर करता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से आती है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, यानी कि जो रैम होती है, हर प्रोग्राम ने वहाँ जाके लोड होना होता है, एग्जीक्यूट वहाँ जाके लोड होता है हर प्रोग्राम, फिर एग्जीक्यूट होता है। हमने टर्बो C++ के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो ये लोडिंग वगैरह कौन करवाता है, हमारे सॉफ्टवेयर कौन चलवाता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलवाता है। लोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम में भी वही चीज़ आती है कि हमारे प्रोग्राम्स को लोड करना और उनको एग्जीक्यूट करवाना। और मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर एक और चीज़ आती है कि जब हम चीज़ें स्टोर करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है कि मेमोरी इतनी है कि नहीं है, और किस तरह से सेव करना है हार्ड डिस्क के ऊपर या रैम, जिस जिस मेमोरी के ऊपर भी जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रही है। डाटा सिक्योरिटी, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमें ये सहूलत देता है कि हम सिक्योरिटी लगा सके अपने कंप्यूटर को, लाइक पासवर्ड्स, पैटर्न वगैरह, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सहूलत होती है। फिर आगे इंटरफेसेस हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं, CLI और GUI। तो नेक्स्ट ट्रांसलेटर वाला टॉपिक है, तो वो चूंकि मैंने आपको C लैंग्वेज में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं ये दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ाया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनके अंदर कोई सवाल है किसी का तो कर लो। अच्छा, यहाँ पर ना ये देख लें जरा, फिल इन द ब्लैंक्स। DMA स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको लिखवाई है इसकी फुल फॉर्म, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, ये बड़े अहम MCQ है, चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के MCQs भी और फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैट के वाले से। यहाँ पर एक चीज़, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। एक चीज़ है जो कि आपको नहीं बताई, वो है DVD स्टैंड फॉर। इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, लिख लो। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, और क्या इसके अंदर, बाकी वही सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं। बाकी MCQs हैं, वो आप देख लेना। लेकिन ये DVD की फुल फॉर्म नहीं बताई थी, वो लिख लो। बायोस की मैंने फुल फॉर्म बताई हुई है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये मैंने पहले बता चुका हूँ आपको चैप्टर के दौरान। मैं जब पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था बसेस इसके अंदर, रोम के अंदर, और बुक में लिखा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर आके उसने फिल इन द ब्लैंक दी हुई है। तो यहाँ पे कोई सवाल है तो कर लो जल्दी से।
डीवीडी स्टैंड्स फॉर मैंने बता दिया आपको, डिजिटल वीडियो डिस्क, मैं चैट में भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। डिजिटल वीडियो डिस्क। बायो स्टैंड्स फॉर कितनी दफ़ा बताया मैंने आपको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डीवीडी की फुल फॉर्म बताई है, बायोस की पहले बताई हुई है, बाकी इसकी ब्लैंक्स देख लीजिएगा। डीएमए मैंने आपको बताया था, डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है जी, और कुछ पूछना है तो पूछ लें जल्दी से। ओके, तो कल हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे अपना। इस वीक के अंदर मेरी कोशिश है कि हम ये खत्म कर दें फर्स्ट ईयर, और उसके बाद फिर कुछ डिस्कशंस आपके साथ मैं करूँगा वर्कशीट्स के हवाले से, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से और टेस्टों के हवाले से। आज मीटिंग में कहा है कि किसी बेस पर यूनिवर्सिटी में रिजल्ट के बगैर, अच्छा वो ये कहा है उन्होंने कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ना, एग्ज़ाम वो ले लिए जाएंगे, और जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक आपके कॉलेज की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि इसने सेकेंड ईयर के पेपर दे दिए हैं, ये रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकोगे। लेकिन मेरिट आपका तब भी आएगा, मतलब मेरिट लिस्ट तब भी लगेगी जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। अप्लाई आप कर सकोगे सिर्फ, ठीक है, अप्लाई आप कर सकोगे कि भाई मैंने एग्जाम्स दे दिए हैं, मेरी सेकंड ईयर क्लियर है, तो फिर आपका जब रिजल्ट आएगा उसकी बेस पर फिर आपका जो है ना वो एग्रीगेट बनेगा, तो फिर आपका मेरिट बनेगा। तो एडमिशन जो है ना वो कंफर्म आपका तब भी होगा जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, सिर्फ आप अप्लाई कर सकोगे, ठीक है ना, ये उन्होंने कहा। ठीक है, रिजल्ट के बगैर आपकी मेरिट नहीं बन सकता। फिर बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा हफ्ता पेपर लेने का आया है कि जून का तीसरा हफ्ता पेपर, हाँ जी उन्होंने कहा जून के तीसरे हफ्ते में पेपर लेंगे। इससे मुराद ये है कि आपके 15 तारीख के बाद यानी 20 तारीख के बाद लगा लो आपकी एग्जाम्स एक्सपेक्टेड है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पहले इन्होंने 10th के लेने और उसके बाद आपके लेने, तो आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में मुझे लगता है एग्जाम्स होंगे, यानी तीसरे हफ्ते से शुरू करना ना इन्होंने लेना, तो आपकी जब तक बारी आनी है 10th के एग्जाम्स के बाद, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके जो है ना एग्जाम्स होंगे। हाँ जी, आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में ही होंगे एग्जाम्स। यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन इस बार अंडरस्टूड है कि थोड़े से लेट होने हैं, ठीक है। बाकी फिर कल चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।